बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारा मापन एवं मूल्यांकन का जो सिलेबस है या उसकी जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पुस्तक है जिसका नाम अधिगम के लिए आकलन है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे मापन होता है, मापन क्या है, परीक्षण क्या है, मापन का मूल्यांकन, परीक्षणों का आकलन, निर्माणवादी अधिगम वर्णन में आकलन, अधिगमकर्ता की प्रोफाइल और आगे सीखने के लिए पृष्ठपोषण, ये पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण जो होते हैं, जो मापन को नापने वाले उपकरण होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उपलब्धि परीक्षण कैसे बनाया जाता है, जो एक टीचर बच्चों के लिए एक परीक्षण बनाता है, अपना जो उसने पाठ्यक्रम पढ़ाया है उस पाठ्यक्रम के लिए एक परीक्षण, एक टेस्ट बनाना है जिसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। उस उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, कैसे वो बच्चों पर अप्लाई होगा, उसकी वैधता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी वस्तुनिष्ठता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है जो उसमें जो परीक्षण हम करते हैं उसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं, विधियां हैं संपादन करने की। परीक्षण में सूचना और संप्रेषण तकनीक की क्या भूमिका है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। शिक्षा में सांख्यिकी जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण, उनका सारणी बनाना, आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन करना और आपका केंद्रवर्ती मापन, जैसे आपका मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलांक है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। पांचवी जो हमारी यूनिट है उसमें विचलन मान दिया है, विस्तार, चतुर्थांश, मध्यमान, मानक, शतांश मान और शतांश मान, सहसंबंध गुणांक, ये सब चीजें आएंगी इसमें। और जो छठी हमारी यूनिट है उसमें सामान्य संभावना वक्र, विशेषताएं और उपयोग है ना, एनसीपी जो एनपीसी जो क्षेत्रफल की जो चीज होती है वो तालिका, उसमें देखने के लिए हमारे काम आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं, जो पहली यूनिट है हमारी मापन एवं मूल्यांकन, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। मापना क्या होता है ना, मापन का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम मापन को एक जनरली ले लें, एक शाब्दिक अर्थ में ले या एक सामान्य भाषा में ले, तो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को मापना वो हमारा एक मापन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे किसी वस्तु का हमें भार मापना हो, जैसे कोई चीज मेरे हाथ में है, ये चीज मेरे हाथ में है, अगर हम इस चीज का वजन हमें नापना हो तो हम एक तुला होती है, उस तुला में इसको रखेंगे, या विभिन्न प्रकार के उपकरण आ रहे हैं, इसको लटकाने वाला भी तुला होती है, एक बाट से मापने वाली तुला होती है, उससे पता लग जाता है इसका भार कितना है ना, इस वस्तु का भार कितना है। और जैसे मान लिया आप दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़े को आपके हमें नापेंगे, उसमें आप मीटर में नापेंगे कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए आपको, है ना। और जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं, जैसे दूध लेने जाते हैं, तो दूध या आपका ऑयल हो जाता है, तेल हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है ना, तो किस जो आपका लिक्विड पदार्थ होता है इसको आयतन मापना होता है इसका हमें, तो वो लीटर में मापते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए आपको, 2 लीटर दूध चाहिए, कि इस कैनी में या इस भगोने में या इस डब्बे के अंदर जो है 2 लीटर दूध है या 2 लीटर तेल है, तो वो लीटर
क्यों खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है ना, 5 फुट 6 इंच है, या राजा ने एक इमारत बनवाई है 3 मंजिल, उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई जो है वो कितने सेंटीमीटर में है या कितनी फुट में है। तो ये सब चीजें सेंटीमीटर में या मीटर में या फुट में, है ना, ये सब चीजें हम नापते हैं। तो ये क्या होगा, एक मापन हो गया, किसी भी वस्तु का मापना हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु के भार, उसकी लंबाई, उसके आयतन को मापना मापन कहलाता है ना। सीधी सी बात है, छोटी सी बात अगर हमने सामान्यतः किसी वस्तु के जो भार होता है, लंबाई होती है, उसका आयतन को एक निश्चित इकाई अंकों में, निश्चित इकाई जो अंक होती है उसमें मापना या उसको प्रकट करना जो एक प्रक्रिया होती है, इसी को हम मापन कह सकते हैं। जैसे मनुष्य के भार को किलोग्राम में मापते हैं। अगर हम कहते हैं कि इस मनुष्य में कितना भार है, 50 केजी, 70 केजी, 60 केजी, है ना, ये सब मनुष्य के भार को किलोग्राम में, और कपड़े की लंबाई जो है उसको मीटर में नापना, और दूध के आयतन को लीटर में प्रकट करना, ये सब चीजें जो है हमारे मापन के अंतर्गत आती है। जहां तक वस्तुओं, प्राणियों और क्रियाओं की विशेषताओं को देखने, समझने और उन्हें शब्दों में प्रकट करने की बात है, यह कार्य तो प्राचीन काल से होता आ रहा है। लेकिन उस समय जो है इनके कोई यंत्र नहीं थे इस तरह के मापने के। अब धीरे धीरे समाज में तरक्की हुई, संशोधन, परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, खोज हुई, तो नापने के साधन भी हमारे सामने आए, है ना। इंची टेप कहते हैं, मीटर कहते हैं, इतना लंबा इसको मापने का यंत्र होता है जिसमें हम कपड़ा नापते हैं, है ना। एक बाट होते हैं तुला के, एक तरफ बाट रख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ वस्तु रख दी जाती है, या प्राणी बैठा दिया जाता है कि इसका वजन जो है नापना है हमें। तो वो यंत्र जो है हमारे बाट हो गए, या एक इस तरह का एक मग टाइप सा जिसमें एक डंडी लगी हुई होती है, उसमें लीटर बना होता है, उस लीटर में दूध मापना हो, तेल मापना हो, लिक्विड कोई भी मापना हो, तो सबको समय के अनुसार चेंज होता चला गया। तो इस तरह से हम अगर हम देखें इसकी परिभाषा के रूप में, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि ये किसी वस्तु का भार भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी भार हो सकता है? किसी चीज के बारे में किसी की विशेषता बतानी हो, किसी के गुण बताने हो, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। तो हम इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है, और उसे मानक शब्दों में या चिन्हों में या निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। देखिए विशेषता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विशेषता के भार, ये कि 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी में कोई पतला है, कोई भारी है, कोई इससे भी भारी है, कोई लंबा भी है, अलग अलग लंबाई के हैं। तो उनकी एक विशेषता क्या होगी कि ये 4 आदमी खड़े हैं, इनकी एक विशेषता यह है कि इनके तो भार अलग अलग है, उनका वजन भी अलग अलग है ना। किसी का 40 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 70 किलो है, किसी का 60 किलो है ना। ऐसे इनकी लंबाई कुछ 4 फुट का है, कुछ 4.5 फुट का है, कुछ 5 फुट का है, कुछ 6 फुट का है। तो ये क्या है कि एक विशेषता है कि विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा परखा जाता है। मानदंड कौन से होते हैं? वजन नापना, किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 170 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ऊंचाई है ना। तो सब चीजें ये विशेषता है, और उसे मानक शब्दों, चिन्हों, निश्चित इकाई अंकों में हम नापते हैं। दूध को हमने लीटर में नाप दिया तो एक निश्चित चिन्ह हो गया। तो ये सब चीजें हम एक परिभाषा के रूप में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मापन के तत्व या अंग क्या होते हैं। मापन के तत्व
या अंग या उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके भाग कितने होते हैं। तो मापन के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 तत्व हो सकते हैं। एक तो वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है, किया जा रहा है। एक तो तत्व होगा कि जैसे ये वस्तु है, वस्तु में या 2-3 आदमी खड़े हैं या कोई और प्राणी है, आदमी ना होकर के उनके रूप रंग के बारे में पता कर रहे हैं कि उनका रूप कैसा है, उनका कद कैसा है, उनका जो वजन है वो कैसा है। अर्थात वह वस्तु या प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है। एक तो पार्ट में या तो वो वस्तु होनी चाहिए हमारे पास या कोई हमारे पास प्राणी होना चाहिए जिसकी विशेषता के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं या माप रहे हैं। दूसरा क्या है कि वह विशेषता जिसका मापन किया जा रहा है। अब विशेषता क्या होगी, अब जैसे वस्तु है, ये वस्तु है या 4 ही तरह के डस्टर है, तो इनमें हम वजन नापेंगे कि पहले डस्टर जो है वो 100 ग्राम का है, दूसरा डस्टर जो है भारी है थोड़ा सा 125 ग्राम का है, तो तीसरा जो डस्टर है वो 150 ग्राम का है। तो वजन हो गया सर भार, तो एक वह विशेषता है कि भार होगी। 3-4 आदमी खड़े हैं, उनकी लंबाई नापनी है, कौन कितने सेंटीमीटर का है, 170 सेंटीमीटर का है, 172 का है, 165 सेंटीमीटर का है। तो वो जो है लंबाई, वह विशेषता एक तो क्या हुई थी भार, एक होगी उसकी लंबाई, है ना। हम देख सकते हैं कि ये गोरा है या काला है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो अलग से मापन आएगा हमारा, उस तरह के मापन की बात नहीं हो रही है। तो वो विशेषता जिसका मापन किया जा रहा है। तीसरा क्या है, विशेषता को मापने का यंत्र, उपकरण, विधियां। अब तीसरी चीज क्या आ गई है, हमने जो किसी वस्तु या प्राणी का भार नापा है वो किसमें नापा है, बाट के माध्यम से, तुला के माध्यम से। एक तुला होती है, तराजू होती है, 2 उसके पलड़े होते हैं, एक पलड़े में वजन होता है किलोग्राम में और दूसरे में वो वस्तु रखी जाती है ना। तो वो तुला हो गई। यह लटकाने वाला यंत्र होता है जिसमें वजन मापते हैं। या जैसे हमें कपड़ा नापना है तो कपड़ा नापने के लिए इंच टेप होता है या एक गज होता है या मीटर का होता है, इसका पैमाना होता है, स्केल होता है हमारा। तो वो सब चीजें हो जाएंगी हमारी। या हम दूध नाप रहे हैं तो दूध नापने का कोई डब्बा है वो लीटर वाला जो है, या हम वो नापते हैं, तेल नापते हैं, किसी भी तरह का लिक्विड सामान में इस तरह नापेंगे। तो वो जिस भी चीज में हम नापेंगे वो उपकरण कौन सा है या कौन सी विधियों से हम उसको नाप रहे हैं, वो यंत्र या उपकरण, वो विधियां जो है तीसरा भाग इसका हो जाएगा या तीसरा तत्व हो जाएगा। चौथा तत्व क्या है, मापन करता। अब वस्तु भी है, वजन नापने का यंत्र भी है। अब नापेगा भी कोई इसको, कोई ना कोई आदमी इसको नापने का काम भी करेगा। तो जो इसको नापने वाला व्यक्ति होगा उसको कहते हैं मापन करता। तो वो भी उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो जो मापन के तत्व 4 में जानने के आए हैं, एक तो वो वस्तु या प्राणी जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है, दूसरा वो विशेषता है क्या जिसका मापन किया जा रहा है, और तीसरी क्या है, उस विशेषता को मापने का यंत्र क्या है, उपकरण क्या है। चौथी क्या है, उस उपकरण को मापने के लिए जो हमें एक आदमी चाहिए, कोई एक साधन चाहिए, कौन मापेगा उसको, तो मापने करता उसका आ जाएगा। तो 4 तत्व हमने ये देखे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बढ़ते हैं मापन के चर। मापन के चर क्या होते हैं, वेरिएबल जो बोलते हैं इनको, वेरिएबल ऑफ मेजर, जो मेजरमेंट होता है हमारा। देखिए मापन की दृष्टि से चरों से जो तात्पर्य होता है वो किसी वस्तु या किसी प्राणी अथवा क्रिया के जिन गुणों से होता है, उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती हैं,
अर्थात वो चर, अर्थात जैसे हम देखें कि मनुष्य का जो भार है वो अलग अलग हो जाता है, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, वह देखने में एक सा लगता है हमें कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है या व्यक्तित्व है जो हमारा, इसके 2 हाथ है 2 पैर, देखने में जैसे लगते हैं, लेकिन मनुष्यों के किसी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, परंतु समूह के सभी व्यक्तियों का भार समान नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा, कोई व्यक्ति कम वजन का होगा, किसी की लंबाई ज्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी, कोई बुद्धिमान कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई रंग में गोरा हो जाएगा, कोई सांवला हो जाएगा, कोई काला हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे एक गुण होते हैं, इन्हीं गुणों को या इन्हीं विशेषताओं को जो है मापन के चर कहा जाता है। अर्थात जो विशेषता हमने बताई थी कि वो विशेषता है क्या, भार हो गया हमारा, है ना, या लंबाई हो गई हमारी, या बुद्धिमान हो गया, या बुद्धि का या व्यक्तित्व का मापना हो गया हमारा। तो ये जिन चीजों को हम माप रहे हैं वो हमारे चर भी आ सकते हैं, उनको हम चर भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे एक लड़कियों का समूह है, एक लड़कों का समूह है, तो यहाँ एक लिंग चर हो गया, इसमें हमारा एक लिंग चर हो गया कि ये लड़कियों का समूह हो गया, जो लड़कों का समूह हो गया, है ना। और हम और कौन सा, जैसे हमारे प्राइमरी स्तर के बच्चे हो गए, जैसे हमारे माध्यमिक स्तर के बच्चे हो गए, जैसे हमारे उच्च स्तर के बच्चे हो गए, तो 3 स्तर वहां पर बन जाते हैं हमारे। तो ये भी एक चर हो जाते हैं कि 3 स्तर बन गए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, 3 स्तरों पर हमने इसको बनाने की प्रक्रिया की है। वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो चर जो है वो 2 प्रकार के मापन के चर होते हैं, एक तो गुणात्मक चर होते हैं, एक मात्रात्मक चर होते हैं। गुणात्मक चर कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी वस्तु, किसी प्राणी के गुणों का जो है मापन कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं का मापन कर रहे हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग जाति होती है, धर्म होता है, लिंग होता है ना। तो इन गुणों का जो मापना होता है उसको गुणात्मक चरों के रूप में हम लेते हैं। तो गुणात्मक चर होते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्लास के अंदर बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, किसी के पास साइंस है, किसी के पास आर्ट है, किसी के पास जो है कॉमर्स है, तो 3 स्तर वहां पर बन जाते हैं हमारे, है ना। या अभी मैंने बताया था कि आपके प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर के हैं या आपके उच्च स्तर के हैं, तो ये 3 तरह के स्तर वहां पर हो जाते हैं। तो ये गुणात्मक स्तर हमारे कहलाते हैं। बच्चे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में अलग अलग होते हैं, कोई पॉलिटेक्निक लेता है, कोई IIT का लेता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, तो उनका भी एक अलग अलग स्तर हो गया वहां पर, है ना, तो अलग अलग गुण हो गया। तो उसको हम गुणात्मक चरों के रूप में ले सकते हैं। जैसे इसमें बताया है, वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा या समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता है। जैसे मनुष्य का रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, मनुष्य के इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं। छात्राओं का कक्षा स्तर गुणात्मक चर का एक अन्य उदाहरण हो सकता है। घर के आधार पर उन्हें निम्न, औसत और उच्च स्तर के व्यक्तियों के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि इसका घर जो है बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये उच्च स्तर का हो सकता है। किसी का घर वैसा बना हुआ है थोड़ा मध्यम, तो मध्यम स्तर का चर हो सकता है। कोई गरीब उसमें झोपड़ी में रहता है तो वो निम्न स्तर का व्यक्ति हो सकता है। या हम कक्षा के छात्रों को उनके विषयों के आधार पर, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल छात्रों को रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस स्तर पर पाठ्य विषय भी गुणात्मक चर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मात्रात्मक चर। जिन गुणों को या जिन विशेषताओं को हम किसी मात्रा में नापते हैं, मात्रा में मापते हैं, जैसे अभी भार को हम किलोग्राम में नापते हैं, या आयतन जो है हमारा वो लीटर में मापते हैं, है ना, या ऊंचाई या लंबाई है उसको सेंटीमीटर में या
तो वो हमारा मात्रात्मक जो है चर होता है। तो मात्रात्मक चर के लिए आपके दो प्रकार के इसमें बताए उन्होंने, एक सतत चर होता है, एक असतत चर होता है। एक में तो निरंतर जो है मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है ना, और एक में जो है जैसे एक कांस्टेंट होता है आपका, जैसे किसी का वजन 40 ग्राम है, दूसरी वस्तु का वजन 42 ग्राम है, तीसरी वस्तु का वजन 45 ग्राम है ना, इस तरह का। और लंबाई जैसे आपकी 170 सेंटीमीटर एक बच्चे की, दूसरे की 170 सेंटीमीटर पॉइंट 1 है ना, 170.2 सेंटीमीटर, 170.3 सेंटीमीटर, 170.4 सेंटीमीटर, ये आपके सतत चर के अंतर्गत आएंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे इसमें बताया है कि सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किन्हीं भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकती है। जैसे व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णांक ही हो, अर्थात 170 सेंटीमीटर के बाद 171 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 170.1 सेंटीमीटर, 170.2 सेंटीमीटर, 170.3, 4, 5 सेंटीमीटर के भी हो सकता है। यानी कि इन्हें हिंदी में निरंतर चर भी कह सकते हैं। असत चर क्या होता है? असत जो चर होते हैं उसकी श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव पूर्णांक में ही नापे जाते हैं। जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या वह संख्या पूर्णांक है, जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या वह संख्या पूर्णांक 40, 41, 50 आदि हो सकती है। ये ऐसे नहीं होगी 40.1 हो गई, 40.2 हो गई, 40.3 हो गई, ऐसे नहीं हो सकती है। तो इन्हें हिंदी में जो है एक खंडित चर भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये हमारे मात्रात्मक चर दो प्रकार के, सतत चर और असत चर के रूप में हमने इसको देखा है। अब हम देखेंगे इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन क्या होता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन क्या होता है? सबसे पहले गुणात्मक मापन किसी वस्तु, प्राणी, क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र को बुद्धिमान या अति बुद्धिमान या कम बुद्धिमान छात्र कह देना जो है वो मात्रात्मक मापन आ गया, या गुणात्मक मापन आ गया, क्योंकि उसके गुणों को हम माप रहे हैं कि बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है ना। और दूसरा हो जाएगा आपका मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन में क्या है कि किसी वस्तु, प्राणी और क्रिया की विशेषताओं की मात्राओं के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र के भार को 55, 56, 57 है ना, या 57.1, 2, 3 आदि किलोग्राम में मापना होता है ना। तो ये आपका मात्रात्मक मापन होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में अंतर क्या होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक तो गुणों का मापना होगा, एक मात्रा का मापना होगा। गुणों को मापना, एक मात्रा में मापना, है ना। गुण जैसे हमारे कद काठी हो गई, रूप रंग हो गए, लिंग हो गए, हमारा धर्म हो गया, जाति हो गई, विशेष हो गया, क्षेत्र हो गया हमारा, है ना। एक तो ये होगा आपका गुणात्मक मात्रा, और दूसरा आपका जो वजन हो गया या आपका लीटर वाला सिस्टम जो हो जाता है, आयतन वाला हो गया, या भार वाला हो गया आपका, है ना। तो ये सब चीजें मापनी है आपका मात्रात्मक मापन में आते हैं। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अंतर इन्होंने बताया है कि गुणात्मक मापन का जो आधार है प्राय मानदंड होता है। गुणात्मक जो मापन है उसका आधार प्राय मानदंड होता है, और मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंकों में होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं मात्रात्मक को कि ये 1 लीटर है, या 170 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई है, या ये 60 किलोग्राम इसका वजन है। तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं, और इसको हम लिख नहीं सकते, मानदंड उसका होता है सिर्फ। दूसरा क्या है कि गुणात्मक मापन के मानदंड सर्वमान्य नहीं होते हैं, उसका कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होता है। जैसे कम बुद्धिमान है, या मध्यम बुद्धिमान है, या उच्च बुद्धिमान है, तो उसका एक मापन इस तरह से नहीं है कि जिसको हम लिख सकते हो मापन, या उसका वजन हम लिख सकते हो। बुद्धि का जो है कि ये 170 से स्टार्ट हो गया, IQ का हो गया, है ना।
तो इस तरह से जो हम इसको नहीं कर सकते, तो इसमें मात्रात्मक मापन में इकाई अंक सर्वमान्य होते हैं, वो सब मानते हैं कि 170 सेंटीमीटर वजन है या 1 लीटर इसका आयतन है। तीसरा क्या है, गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है, इसमें शून्य का कोई मतलब नहीं होता है गुणात्मक में, कद काट भेद में जीरो का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है, इसके विपरीत जो मात्रात्मक मापन का जो आधार होता है वो शून्य ही होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह वस्तु या इस बच्चे का जो भार है 40 किलोग्राम है, तो जीरो से ऊपर हो गया 40 किलोग्राम, है ना, तो जीरो आपको सर्वमान्य है, जीरो को एक मान्यता मापन मिली हुई है। या टेम्परेचर जैसे करते हैं कि जीरो से माइनस पहुंच गया है, फिर या जीरो से प्लस ऊपर कितना है, तो ये भी एक उपयुक्त उदाहरण इसका मान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है गुणात्मक मापन कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बच्चे की किसी रुचि का उसके पूर्ण रूप में हम मापन नहीं कर सकते। रुचि जो है ना, कि किसी की खेल में रुचि है, किसी की पढ़ने में रुचि है, किसी की इंजीनियरिंग किसी में पढ़ने में है, कोई गणित में आ गया, कोई इंग्लिश में आ गया, कोई रुचि होती है ना, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई खेल के मैदान में रुचि लेता है, तो ये सब रुचि अलग अलग होती है हमारी। इसके विपरीत जो मात्रात्मक मापन जो है उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। जैसे किसी के बच्चे का भार जो है उसके पूर्ण रूप में मापन हम करते हैं कि ये इतना वजन है इसमें, लेकिन वो रुचि जो है वो माप हम नहीं सकते हैं कि कितनी रुचि है इसमें, 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर रुचि है, इस तरह हम उसको नहीं माप सकते हैं। जो पांचवा इसका अंतर दिया है कि गुणात्मक मापन में कभी गणितीय संबंध नहीं होता है, गणित का संबंध उसमें नहीं होता है जो गुणात्मक मापन होता है हमारा, लेकिन उसमें होता है हमारा गणितीय संबंध। जैसे किसी गणित की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की गणित में योग्यता 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की गणित में योग्यता से 2 गुना नहीं हो सकता है, ये गुणात्मक मापन है ना। लेकिन इसके विपरीत मात्रात्मक मापन में गणितीय संबंध कैसे होता है, जैसे 60 किलोग्राम वाले बच्चे का भार जो है 30 किलोग्राम वाले बच्चे के भार से 2 गुना होता है, तो वो दुगुना हो गया, लेकिन उसमें हम इस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आज हमने मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ पढ़ा, परिभाषा, उसके तत्व पढ़े, मापन के चर पढ़े, गुणात्मक मात्रात्मक और गुणात्मक और मात्रात्मक मापन के बारे में पढ़ा, गुणात्मक मात्रात्मक मापन में अंतर पढ़ा। आज के लिए काफी, कल फिर देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारा मापन एवं मूल्यांकन का जो सिलेबस है या उसकी जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पुस्तक है जिसका नाम अधिगम के लिए आकलन है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न चीजों के बारे में बताया जाएगा। जैसे मापन होता है, मापन क्या है, परीक्षण क्या है, मापन का मूल्यांकन, परीक्षणों का आकलन, निर्माणवादी अधिगम वर्णन में आकलन, अधिगमकर्ता की प्रोफाइल और आगे सीखने के लिए पृष्ठ पोषण, ये पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण जो होते हैं, जो मापन को नापने वाले उपकरण होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उपलब्धि परीक्षण कैसे बनाया जाता है, जो एक टीचर बच्चों के लिए एक परीक्षण बनाता है, अपना जो उसने पाठ्यक्रम पढ़ाया है उस पाठ्यक्रम के लिए एक परीक्षण, एक टेस्ट बनाना है जिसको अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। उस उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, कैसे वो बच्चों पर अप्लाई होगा, उसकी वैधता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी वस्तुनिष्ठता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है जो उसमें जो परीक्षण हम करते हैं उसकी कौन कौन सी तकनीकें हैं, विधियां हैं संपादन करने की। परीक्षण में सूचना और संप्रेषण तकनीक की क्या भूमिका है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। शिक्षा में सांख्यिकी जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण, उनका सारणी बनाना,
आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन करना और आपका केंद्रवर्ती मापन, जैसे आपका मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलांक है, ये सब चीजें इसमें आएंगी। पांचवी जो हमारी यूनिट है उसमें विचलन मान दिया है, विस्तार, चतुर्थांश, मध्यमान, मानक, शतांश मान और शतांश मान, सहसंबंध गुणांक, ये सब चीजें आएंगी इसमें। और जो छठी हमारी यूनिट है उसमें सामान्य संभावना वक्र, विशेषताएं और उपयोग, है ना। एनसीपी जो एनपीसी जो क्षेत्रफल की जो चीज होती है वो तालिका, उसमें देखने के लिए हमारे काम आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं, जो पहली यूनिट है हमारी मापन एवं मूल्यांकन की। ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, मापना क्या होता है ना, मापन का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम मापन को एक जनरली वे में लें, एक शाब्दिक अर्थ में लें या एक सामान्य भाषा में लें, तो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को मापना वो हमारा एक मापन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे किसी वस्तु का हमें भार मापना हो, जैसे कोई चीज मेरे हाथ में है, ये चीज मेरे हाथ में है, अगर हम इस चीज का वजन हमें नापना हो तो हम एक तुला होती है, उस तुला में इसको रखेंगे, या विभिन्न प्रकार के उपकरण आ रहे हैं, इसको लटकाने वाला भी तुला होती है, एक बाट से मापने वाली तुला होती है, उससे पता लग जाता है इसका भार कितना है ना, इस वस्तु का भार कितना है। और जैसे मान लिया आप दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो कपड़े को आपके हमें नापेंगे, उसमें आप मीटर में नापेंगे कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए आपको, है ना। और जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हैं, जैसे दूध लेने जाते हैं, तो दूध या आपका ऑयल हो जाता है, तेल हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है ना। तो जो आपका लिक्विड पदार्थ होता है, इसको आयतन मापना होता है इसका हमें, तो वो लीटर में मापते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए आपको, 2 लीटर दूध चाहिए, कि इस कैनी में या इस भगोने में या इस डब्बे के अंदर जो है 2 लीटर दूध है या 2 लीटर तेल है, तो वो लीटर जो है वो आपका मापन हो गया, है ना। और या हम देखना चाहते हैं कि ये आदमी खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है ना, 5 फुट 6 इंच है, या राजा ने एक इमारत बनवाई है 3 मंजिल, उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई जो है वो कितने सेंटीमीटर में है या कितनी फुट में है। तो ये सब चीजें सेंटीमीटर में या मीटर में या फुट में, है ना, ये सब चीजें हम नापते हैं। तो ये क्या होगा, एक मापन हो गया, किसी भी वस्तु का मापना हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु के भार, उसकी लंबाई, उसके आयतन को मापना मापन कहलाता है ना। सीधी सी बात है, छोटी सी बात अगर हमने सामान्यतः किसी वस्तु के जो भार होता है, लंबाई होती है, उसका आयतन को एक निश्चित इकाई अंकों में, निश्चित इकाई जो अंक होती है उसमें मापना या उसको प्रकट करना, जो एक प्रक्रिया होती है, इसी को हम मापन कह सकते हैं। जैसे मनुष्य के भार को किलोग्राम में मापते हैं, अगर हम कहते हैं कि इस मनुष्य में कितना भार है, 50 केजी, 70 केजी, 60 केजी, है ना, ये सब मनुष्य के भार को किलोग्राम में, और कपड़े की लंबाई जो है उसको मीटर में नापना, और दूध के आयतन को लीटर में प्रकट करना, ये सब चीजें जो है हमारे मापन के अंतर्गत आती है। जहां तक वस्तुओं, प्राणियों और क्रियाओं की विशेषताओं को देखने, समझने और उन्हें शब्दों में प्रकट करने की बात है, यह कार्य तो प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन उस समय जो है इनके कोई यंत्र नहीं थे इस तरह के मापने के। अब धीरे धीरे समाज में तरक्की हुई, संशोधन, परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, खोज हुई,
तो नापने के साधन भी हमारे सामने आए, है ना। इंची टेप कहते हैं, मीटर कहते हैं, ये इतना लंबा इसको मापने का यंत्र होता है जिसमें हम कपड़ा नापते हैं, है ना। एक बाट होते हैं तुला के, एक तरफ बाट रख दी जाते हैं, दूसरी तरफ वस्तु रख दी जाती है या प्राणी बैठा दिया जाता है कि इसका वजन जो है नापना है हमें। तो वो यंत्र जो है हमारे बाट हो गए, या एक इस तरह का एक मग टाइप सा जिसमें एक डंडी लगी हुई होती है, उसमें लीटर बना होता है, उस लीटर में दूध मापना हो, तेल मापना हो, लिक्विड कोई भी मापना हो, तो सबको समय के अनुसार चेंज होता चला गया। तो इस तरह से हम अगर हम देखें इसकी परिभाषा के रूप में, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, क्योंकि ये किसी वस्तु का भार भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी भार हो सकता है? किसी चीज के बारे में किसी की विशेषता बतानी हो, किसी के गुण बताने हो, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम इसकी अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा में मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है, और उसे मानक शब्दों में या चिन्हों में या निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। देखिए विशेषता, विशेषता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विशेषता के भाग, ये कि चार आदमी खड़े हैं, चार आदमी में कोई पतला है, कोई भारी है, कोई इससे भारी है, कोई लंबा भी है, अलग अलग लंबाई के हैं, तो उनकी एक विशेषता क्या होगी कि ये जो चार आदमी खड़े हैं इनकी एक विशेषता यह है कि इनके तो भार अलग अलग है, मतलब वजन भी अलग अलग है ना। किसी का 40 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 70 किलो है, किसी का 60 किलो है ना। ऐसे इनकी लंबाई कुछ 4 फुट का है, कुछ 4.5 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कुछ 6 फुट का है। तो ये क्या है, ये एक विशेषता है कि विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा परखा जाता है। मानदंड कौन से होते हैं? वजन नापना, किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 170 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ऊंचाई है इसकी, है ना। तो सब चीजें ये विशेषता है, और उसे मानक शब्दों, चिन्हों, निश्चित इकाई अंकों में हम नापते हैं। दूध को हमने लीटर में नाप दिया तो एक निश्चित चिन्ह हो गया। तो ये सब चीजें हम एक परिभाषा के रूप में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मापन के तत्व या अंग क्या होते हैं। मापन के तत्व या अंग या उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके भाग कितने होते हैं। तो मापन के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 तत्व हो सकते हैं। एक तो वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है, किया जा रहा है। एक तो तत्व होगा कि जैसे ये वस्तु है, वस्तु हुई, या 2-3 आदमी खड़े हैं, या कोई और प्राणी है आदमी ना होकर के, उनके रूप रंग के बारे में पता कर रहे हैं कि उनका रूप कैसा है, उनका कद कैसा है, उनका जो वजन है वो कैसा है। अर्थात वह वस्तु या प्राणी अथवा क्रिया जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है। एक तो पार्ट में या तो वो वस्तु होनी चाहिए हमारे पास, या कोई हमारे पास प्राणी होना चाहिए जिसकी विशेषता के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और माप रहे हैं। दूसरा क्या है कि वह विशेषता जिसका मापन किया जा रहा है। अब विशेषता क्या होगी, अब जैसे वस्तु है, ये वस्तु है, या 4 ही तरह के डस्टर है, तो इनमें हम वजन नापेंगे कि पहले डस्टर जो है वो 100 ग्राम का है, दूसरा डस्टर जो है भारी है थोड़ा सा 125 ग्राम का है, तो तीसरा जो डस्टर है वो 150 ग्राम का है। तो वजन हो गया उसका भार, तो एक वह विशेषता है कि भार होगी। 3-4 आदमी खड़े हैं, उनकी लंबाई नापनी है, कौन कितने सेंटीमीटर का है, 170 सेंटीमीटर का है, 172 का है, 165 सेंटीमीटर का है। तो वो जो है लंबाई
वह विशेषता एक तो क्या हुई थी भार, एक होगी उसकी लंबाई, है ना। हम देख सकते हैं कि ये गोरा है या काला है, इस तरह से भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो अलग से मापन आएगा हमारा, उस तरह के मापन की बात नहीं हो रही है। तो वो विशेषता जिसका मापन किया जा रहा है। तीसरा क्या है, विशेषता को मापने का यंत्र उपकरण विधियां। अब तीसरी चीज क्या आ गई है, हमने जो किसी वस्तु या प्राणी का भार नापा है वो किस में नापा है, बाट के माध्यम से, तुला के माध्यम से। एक तुला होती है, तराजू होती है, दो उसके पलड़े होते हैं, एक पलड़े में वजन होता है किलोग्राम में और दूसरे में वो वस्तु रखी जाती है ना। तो वो तुला हो गई। यह लटकाने वाला यंत्र होता है जिसमें वजन मापते हैं, या जैसे हमें कपड़ा नापना है तो कपड़ा नापने के लिए इंच टेप होता है, या एक गज होता है, या मीटर का होता है, इसका पैमाना होता है, स्केल होता है हमारा। तो वो सब चीजें हो जाएंगी हमारी। या हम दूध नाप रहे हैं तो दूध नापने का कोई डब्बा है वो लीटर वाला जो है, या हम वो नापते हैं, तेल नापते हैं, किसी भी तरह का लिक्विड सामान वेस्ट करके नापेंगे। तो वो जिस भी चीज में हम नापेंगे वो उपकरण कौन सा है या कौन सी विधियों से हम उसको नाप रहे हैं, वो यंत्र या उपकरण, वो विधियां जो है वो तीसरा भाग इसका हो जाएगा या तीसरा तत्व हो जाएगा। चौथा तत्व क्या है, मापनकर्ता। अब वस्तु भी है, वजन नापने का यंत्र भी है, अब नापेगा भी कोई इसको, कोई ना कोई आदमी इसको नापने का काम भी करेगा। तो जो इसको नापने वाला व्यक्ति होगा उसको कहते हैं मापनकर्ता। तो वो भी उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो जो मापन के तत्व चार में जन्म के आए हैं, एक तो वो वस्तु या प्राणी जिसकी विशेषता का मापन किया जा रहा है, दूसरा वो विशेषता है क्या जिसका मापन किया जा रहा है, और तीसरी क्या है, उस विशेषता को मापने का यंत्र क्या है, उपकरण क्या है। चौथी क्या है, उस उपकरण को मापने के लिए जो हमें एक आदमी चाहिए, कोई एक साधन चाहिए, कौन मापेगा उसको, तो मापनकर्ता उसका आ जाएगा। तो चार तत्व हमने ये देखे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बढ़ते हैं मापन के चर। मापन के चर क्या होते हैं, वेरिएबल जो बोलते हैं इनको, वेरिएबल ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होता है हमारा। देखिए मापन की दृष्टि से चरों से जो तात्पर्य होता है वो किसी वस्तु या किसी प्राणी अथवा क्रिया के जिन गुणों से होता है, उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह की वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती हैं, अर्थात वो चर। अर्थात जैसे हम देखें कि मनुष्य का जो भार है वो अलग अलग हो जाता है, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, वह देखने में एक सा लगता है हमें कि ये बुद्धिमान व्यक्ति है या व्यक्तित्व है जो है हमारा, इसके दो हाथ है, दो पैर, देखने में जैसे लगते हैं। लेकिन मनुष्यों के किसी समूह के 2-4 सदस्यों का भार समान हो, परंतु समूह के सभी व्यक्तियों का भार समान नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा, कोई व्यक्ति कम वजन का होगा, किसी की लंबाई ज्यादा होगी, किसी की लंबाई कम होगी, कोई बुद्धिमान कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई रंग में गोरा हो जाएगा, कोई सांवला हो जाएगा, कोई काला हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे एक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों को या इन्हीं विशेषताओं को जो है मापन के चर कहा जाता है। अर्थात जो विशेषता हमने बताई थी कि वो विशेषता है क्या, भार हो गया हमारा, है ना, या लंबाई हो गई हमारी, या बुद्धिमान हो गया, या बुद्धि का या व्यक्तित्व का मापना हो गया हमारा। तो ये जिन चीजों को हम माप रहे हैं वो हमारे चर भी आ सकते हैं, उनको हम चर भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे एक लड़कियों का समूह है, एक लड़कों का समूह है, तो यहाँ एक लिंग चर हो गया, इसमें हमारा एक लिंग चर हो गया कि ये लड़कियों का समूह हो गया, जो लड़कों का समूह हो गया, है ना। और हम और कौन सा, जैसे हमारे प्राइमरी स्तर के बच्चे हो गए, जैसे हमारे माध्यमिक स्तर के बच्चे हो गए, जैसे हमारे उच्च स्तर के बच्चे हो गए, तो 3 स्तर वहां पर बन जाते हैं हमारे। तो
तो ये भी एक चर हो जाते हैं। ये 3 स्तर बन गए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। 3 स्तरों पर हमने इसको बनाने की प्रक्रिया की है। वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो चर जो है वो 2 प्रकार के मापन के चर होते हैं। एक तो गुणात्मक चर होते हैं, एक मात्रात्मक चर होते हैं। गुणात्मक चर कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी वस्तु, किसी प्राणी के गुणों का जो है मापन कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं का मापन कर रहे हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग जाति होती है, धर्म होता है, लिंग होता है ना। तो इन गुणों का जो मापना होता है उसको गुणात्मक चरों के रूप में हम लेते हैं। तो गुणात्मक चर होते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्लास के अंदर बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, किसी के पास साइंस है, किसी के पास आर्ट है, किसी के पास जो है कॉमर्स है, तो 3 स्तर वहां पर बन जाते हैं हमारे, है ना। या अभी मैंने बताया था कि आपके प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं या माध्यमिक स्तर के हैं या आपके उच्च स्तर के हैं, तो ये 3 तरह के स्तर वहां पर हो जाते हैं। तो ये गुणात्मक स्तर हमारे कहलाते हैं। बच्चे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में अलग अलग होते हैं, कोई पॉलिटेक्निक लेता है, कोई ITI का लेता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, तो उनका भी एक अलग अलग स्तर हो गया वहां पर, है ना। तो अलग अलग गुण हो गया, तो उसको हम गुणात्मक चरों के रूप में ले सकते हैं। जैसे इसमें बताया है, वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा या समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता है। जैसे मनुष्य का रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, मनुष्य के इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं। छात्राओं का कक्षा स्तर गुणात्मक चर का एक अन्य उदाहरण हो सकता है। घर के आधार पर उन्हें निम्न, औसत और उच्च स्तर के व्यक्तियों के रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि इसका घर जो है बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये उच्च स्तर का हो सकता है। किसी का घर वैसा बना हुआ है थोड़ा मध्यम, तो मध्यम स्तर का चर हो सकता है। कोई गरीब उसमें झोपड़ी में रहता है तो वो निम्न स्तर का व्यक्ति हो सकता है। या हम कक्षा के छात्रों को उनके विषयों के आधार पर, जैसे कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल छात्रों को रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस स्तर पर पाठ्य विषय भी गुणात्मक चर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मात्रात्मक चर। जिन गुणों को या जिन विशेषताओं को हम किसी मात्रा में नापते हैं, मात्रा में मापते हैं। जैसे अभी भार को हम किलोग्राम में नापते हैं, या आयतन जो है हमारा वो लीटर में नापते हैं, है ना। या ऊंचाई है, लंबाई है, उसको सेंटीमीटर में या मीटर में नापते हैं। तो हमारा मात्रात्मक जो है चर होता है। तो मात्रात्मक चर भी आपके 2 प्रकार के इसमें बताए उन्होंने, एक सतत चर होता है, एक असतत चर होता है। एक में तो निरंतर जो है मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है ना। और एक में जो है जैसे एक कांस्टेंट होता है आपका, जैसे किसी का वजन 40 ग्राम है, दूसरी वस्तु का वजन 42 ग्राम है, तीसरी वस्तु का वजन 45 ग्राम है ना, इस तरह का। और लंबाई जैसे आपकी 170 सेंटीमीटर एक बच्चे की, दूसरे की 170 सेंटीमीटर पॉइंट 1 है ना, 170.2 सेंटीमीटर, 170.3 सेंटीमीटर, 170.4 सेंटीमीटर, ये आपके सतत चर के अंतर्गत आएंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे इसमें बताया है कि सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किन्हीं भी 2 लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकती हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्णांक ही हो, अर्थात 170 सेंटीमीटर के बाद 171 सेंटीमीटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 170.1 सेंटीमीटर, 170.2 सेंटीमीटर, 170.3, 4, 5 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है। यानी कि इन्हें हिंदी में निरंतर चर भी कह सकते हैं। असत चर क्या होता है? असत जो चर होते हैं उसकी श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव पूर्णांक में ही नापे जाते हैं। जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या, वह संख्या पूर्णांक है। जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या,
वह संख्या पूर्णांक 40, 41, 50 आदि हो सकती है। ये ऐसे नहीं होगी कि 40.1 हो गई, 40.2 हो गई, 40.3 हो गई, ऐसे नहीं हो सकती है। तो इन्हें हिंदी में जो है एक खंडित चर भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये हमारे मात्रात्मक चर, दो प्रकार के सतत चर और असत चर के रूप में हमने इसको देखा है। अब हम देखेंगे इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन क्या होता है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन क्या होता है। सबसे पहले गुणात्मक मापन, किसी वस्तु, प्राणी, क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र को बुद्धिमान या अति बुद्धिमान या कम बुद्धिमान छात्र कह देना जो है वो मात्रात्मक मापन आ गया, या गुणात्मक मापन आ गया, क्योंकि उसके गुणों को हम माप रहे हैं कि बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है ना। और दूसरा हो जाएगा आपका मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन में क्या है कि किसी वस्तु, प्राणी और क्रिया की विशेषताओं की मात्राओं के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी छात्र के भार को 55, 56, 57 है ना, या 57.1, 2, 3 आदि किलोग्राम में मापना होता है ना। तो ये आपका मात्रात्मक मापन होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में अंतर क्या होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है। एक तो गुणों का मापना होगा, एक मात्रा का मापना होगा। गुणों को मापना, एक मात्रा में मापना, है ना। गुण जैसे हमारे कद काठी हो गई, रूप रंग हो गए, लिंग हो गए, हमारा धर्म हो गया, जाति हो गई, विशेष हो गया, क्षेत्र हो गया हमारा, है ना। एक तो ये हो गया आपका गुणात्मक मात्रा। और दूसरा आपका जो वजन हो गया या आपका लीटर वाला सिस्टम जो हो जाता है, आयतन वाला हो गया, भार वाला हो गया आपका, है ना। तो ये सब चीजें मापनी है आपका मात्रात्मक मापन में आते हैं। तो इन दोनों में अंतर थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अंतर इन्होंने बताया है कि गुणात्मक मापन का जो आधार है प्राय मानदंड होता है। गुणात्मक जो मापन है उसका आधार प्राय मानदंड होता है, और मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंकों में होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं मात्रात्मक को कि ये 1 लीटर है या 170 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई है, या ये 60 किलोग्राम इसका वजन है। तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं, और इसको हम लिख नहीं सकते, मानदंड उसका होता है सिर्फ। दूसरा क्या है कि गुणात्मक मापन के मानदंड सर्वमान्य नहीं होते हैं, उसका कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होता है। जैसे कम बुद्धिमान है या मध्यम बुद्धिमान है या उच्च बुद्धिमान है, तो उसका एक मापन इस तरह से नहीं है कि जिसको हम लिख सकते हो मापन, या उसका वजन हम लिख सकते हो। बुद्धि का जो है कि ये 170 से उसका हो गया, IQ का हो गया, है ना। तो इस तरह से जो हम इसको नहीं कर सकते। तो इसमें मात्रात्मक मापन में इकाई अंक सर्वमान्य होते हैं, वो सब मानते हैं कि 170 सेंटीमीटर वजन है या 1 लीटर इसका आयतन है। तीसरा क्या है, गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है। इसमें शून्य का कोई मतलब नहीं होता है गुणात्मक में, कद काठी भेद में जीरो का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है, इसके विपरीत जो मात्रात्मक मापन का जो आधार होता है वो शून्य ही होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि यह वस्तु या इस बच्चे का जो भार है 40 किलोग्राम है, तो 0 से ऊपर हो गया 40 किलोग्राम, है ना। तो 0 आपको सर्वमान्य है, 0 को एक मान्यता मापन मिली हुई है। या टेम्परेचर जैसे करते हैं कि 0 से माइनस पहुंच गया है, फिर या 0 से प्लस ऊपर कितना है, तो ये भी एक उदाहरण इसका मान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है गुणात्मक मापन कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बच्चे की किसी रुचि का उसके पूर्ण रूप में हम मापन नहीं कर सकते। रुचि जो है ना, कि किसी की खेल में रुचि है, किसी की पढ़ने में रुचि है, किसी की इंजीनियरिंग, किसी को पढ़ने में है, कोई गणित में आ गया है, कोई इंग्लिश में आ गया, कोई रुचि होती है ना। कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई खेल के मैदान में रुचि लेता है। तो ये सब रुचि अलग अलग होती है हमारी। इसके विपरीत जो मात्रात्मक मापन है उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। जैसे किसी के बच्चे का भार जो है उसके पूर्ण रूप में मापन हम करते हैं कि ये इतना वजन है इसमें, लेकिन वो रुचि जो है वो माप हम नहीं सकते हैं कि कितनी रुचि है इसमें, 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर रुचि है, इस तरह उसको नहीं माप सकते हैं। जो 5वां इसमें अंतर दिया है कि गुणात्मक मापन में कभी गणित के संबंध नहीं होता है, गणित का संबंध उसमें नहीं होता है जो गुणात्मक मापन होता है।
लेकिन उसमें होता है हमारा गणितीय संबंध। जैसे किसी गणित की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की गणित में योग्यता 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की गणित में योग्यता से 2 गुना नहीं हो सकता है, ये गुणात्मक मापन है ना। लेकिन इसके विपरीत मात्रात्मक मापन में गणितीय संबंध कैसे होता है, जैसे 60 किलोग्राम वाले बच्चे का भार जो है 30 किलोग्राम वाले बच्चे के भार से 2 गुना होता है, तो वो दुगुना हो गया होता है, लेकिन उसमें हम इस तरह का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो आज हमने मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ पढ़ा, परिभाषा, उसके तत्व पढ़े, मापन के चर पढ़े, गुणात्मक मात्रात्मक और गुणात्मक और मात्रात्मक मापन के बारे में पढ़ा, गुणात्मक मात्रात्मक मापन में अंतर पढ़ा। आज के लिए इतना काफी।